वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम आज गैसेस के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी लिंक है, तो हम ट्राई करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जो सिमिलर है उसको अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो पहले हम इंट्रो में थोड़ा उसके बारे में जान भी लेते हैं ताकि हमें थोड़ा फेमिलियर लग जाए चैप्टर के साथ। तो कलर हर दिन का है मेरा। हाँ, तो अगर हम जॉन डाल्टन की बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में दिया था, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी काइंड ऑफ इन्होंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो ये कम्प्लीटली ना पहले मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया था। यहाँ पे मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो आज हाँ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग एक्चुअली जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के जो कांस्टेंट मोशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एक एजम्पशन की बात करते हैं। हम पूरे चैप्टर में ये एज्यूम करके जाएंगे कि जो हमारा इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वहाँ प्रेजेंट नहीं है आइडियल गैस के सिचुएशन पे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनका जो फोर्स प्रेजेंट होता है ना, वो यहाँ एब्सेंट है। उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका जो एवरेज प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम सबके प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली स्टडी करें ना तो उन सबका प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, पर हम यहाँ एजम्पशन ये लेंगे कि जो एक ओवरऑल मीन प्रॉपर्टी आएगा टोटल मॉलिक्यूल्स का, हम उसको उसका प्रॉपर्टी लेके स्टडी करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं मीन्स फ्री पाथ के बारे में। अगर हम मीन्स फ्री पाथ की बात करें तो दिस इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मीन्स फ्री पाथ के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसी लेक्चर में, पर बाद में। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि देखिए ये दोनों, जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों कॉलिजन करने के लिए जो डिस्टेंस इन लोग के बीच में प्रेजेंट था दैट इज लैम्डा 1। इन दोनों के बीच में जो था दैट इज लैम्डा 2। इस दोनों के बीच में जो था दिस इज लैम्डा 3, एंड इसके बीच में जो था दिस इज लैम्डा 4, लेट्स से। तो जो मीन निकलेगा ना दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल। जैसे मीन का हमारा फॉर्मूला था दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू डॉट 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 लैम्डा n बाय n। ऐसे आपका मीन लैम्डा निकल जाएगा, मतलब एक सबका एवरेज ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि सबके एवरेज प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी सबका एवरेज ही ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ के बारे में। तो एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अभी जो हमने पढ़ा एवरेज डिस्टेंस के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं कि एवरेज टाइम के बारे में कि सबको कोलिजन करने में मिनिमम कितना टाइम लगता है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टडी ऑफ जो एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस होता है वो हमेशा से ऐसे होते आया है कि जो एवरेज प्रॉपर्टी है और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इन दोनों को लिंक नहीं किया गया है कभी भी। हमेशा हम आइडियल गैस के सिचुएशन में ये सोचते हैं कि हर मॉलिक्यूल, हर एटम जो है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ बहुत आइडेंटिकल है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज टाउ मीन इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन n डॉट 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 टाउ n लिख देते हैं। बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ के बारे में ये है जो कि केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री में उतना फोकस नहीं करने से भी चलेगा। बॉयल्स लॉ की बात करें तो इन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर सारे गैसेस का जो रिलेशन होता है दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर, देखिए T1 है, ये T2 है, अगर मैं T1 ग्रेटर देन T2 लूँ तो हमें ये ग्राफ मिलता है। हमारा जो आइडियल गैस का है वो लाइक ऐसे स्ट्रेट वाला ग्राफ, आई मीन कंटिन्यूस लाइन वाला है, और रियल गैस का जो है वो डॉटेड है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको साफ दिखने को मिल रहा है कि जो आइडियल गैस है और जो रियल गैस है जो हमें सराउंडिंग में मिलता है, इन दोनों का जो इन लोग का जो कंडीशन है, जो आई मीन इन दोनों का जो बिहेवियर है वो बेसिकली हायर टेम्परेचर पे इक्वल देखने को मिलता है, जबकि लोअर टेम्परेचर पे देखिए इन दोनों का ग्राफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे कम डिफरेंस है, राइट। फिर हम इनके कंक्लूजन के बारे में आते हैं कि एक्चुअली ये देखने के बाद बॉयल्स लॉ में हमें मिला क्या।
हमें ये पता चला कि हायर टेम्परेचर में रियल गैस इज सिमिलर टू आइडियल गैस, जो मैंने बताया। और एक और चीज़ पता चला, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल्स टू के, यानी कि के कॉन्स्टेंट। मतलब ये वो वाला के नहीं है, इसको स्मॉल के लिखते हैं, क्योंकि बड़ा वाला के एक और चीज़ है, वो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हायर टेम्परेचर में लॉ होल्ड्स फॉर ऑल गैसेस, वही सेम चीज़। और इन्होंने एक और चीज़ बताया कि v बाय टी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। इन्होंने बताया कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इन्होंने बताया v बाय टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम दोनों को मिला दें, दोनों को अगर हम मिला देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बॉयल्स लॉ, इधर आ जाएगा चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p एंड चार्ल्स लॉ कहता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा दूं तो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम को हमने कांस्टेंट किया था और यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया था चार्ल्स लॉ में। तो हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे ना। तो इसको अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो हमें ये मिल जाएगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p, राइट। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t अपॉन p। दिस इम्प्लाइज pv बाय t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों के कंक्लूजन से हमें ये पता चला कि pv बाय t जो होता है दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट। मतलब p1 v1 बाय t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 बाय t2। ये फॉर्मूला लिख दें क्या? हाँ, p1 v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 अपॉन t2। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एक वाटर, ये वाटर बॉडी है, इसके अंदर हमने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका कि जो वॉल्यूम था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था जब वो नीचे था, इतना नीचे 40 मीटर नीचे। और जब वो इतना ऊपर ले आया तो टेम्परेचर एक तो चेंज हुआ, यहाँ 12 से यहाँ 27 डिग्री हो गया, और उसके साथ साथ इतना हाइट भी ऊपर आया। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा हमें पूछा है। हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को हमने जो मिक्स करके बनाया था, दैट इज p1 v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 अपॉन t2। p1 का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, उसके साथ साथ नीचे का प्रेशर लगेगा। इसको अगर हम p1 ले लेते हैं तो एक तो ये रो GH लगेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि p एटमॉस्फेयर प्लस रो GH इंटू 1, वॉल्यूम 1 है ना, बाय 12 इज इक्वल्स टू p एटमॉस्फेयर इंटू v बाय 27 डिग्री सेल्सियस। 27 नहीं, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना हम। केल्विन में 273 प्लस 12 यानी कि 285, यस, और ये 300। तो जैसे हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आपको पता होगा 1 × 10⁵ होता है गैस। हाँ, उतना ही होता है, 1 × 10⁵ इन प्लस रो GH यानी कि 10⁻³ × 10 × 40 होल इंटू 1 बाय 285 इज इक्वल्स टू 10⁵ इंटू v2 बाय 300। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये काइंड ऑफ ऐसे 4 × 10⁵ प्लस 5 बाय 285 इज इक्वल्स टू 10⁵ v2 बाय 300 आ जाएगा। इसको काट के हम इधर लिख देते हैं। इसका जो v2 का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 300 बाय 60, आप कर लीजिएगा। v2 जो आ जाएगा दैट इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ये 60 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक बार 57 आया था, तो 60 तो हम ले ही सकते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से ये आप टिक कर दीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं, आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है यार, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बाद। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ने कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जो इक्वल वॉल्यूम गैसेस होगा, लाइक जो कोई भी गैस का हम रखें, तो उसका अगर इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं 1 लीटर का, हाइड्रोजन ले रहे हैं 1 लीटर का, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें पता चल गया। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इक्वल है देन वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो हमारे पास हमारा जो प्रॉपर फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल्स टू nRT वो मिल जाता है। और आर का जो वैल्यू है दैट इज
8.314। हाँ देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन भी है, भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी भी था। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास आर आ गया और आर का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली मिलता है हमें, दैट इज 8.314। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट मास ऑफ H2 गैस द वैल्यू ऑफ P बाय V विल बी सेम एज P बाय V फॉर 10⁻³ kg ऑफ O2 गैस। इसका ऑप्शंस नहीं, इसके ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, नहीं है ऑप्शंस नहीं है। हाँ तो क्या है, कर लेंगे हम। देखिए हमें यहाँ पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT ऑफ ऑक्सीजन और हमें ये भी पता है कि PV इज इक्वल्स टू nRT ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि PV बाय T ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू PV बाय T ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर मैं लिखूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया है कि मतलब जो क्या कहते हैं, हाँ फॉर व्हाट मास पूछा गया, तो हमें बेसिकली मास के ऊपर निकालना है तो हमें मोल्स को लाना पड़ेगा। तो PV बाई टी इज इक्वल्स टू NR, NR इज इक्वल्स टू NR हो जाएगा, इसको N1R इसको N2R लिख देते हैं। तो N इज इक्वल्स टू क्या, मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल इनटू R, R तो कट ही जाएगा, R तो सेम होता है दोनों के लिए, इज इक्वल्स टू मास अपन मोलार मास आ जाएगा। तो इसका मास कितना था, 10⁻³ अपॉन 32 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से हमें आराम से मिल जाएगा, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻⁻5 आया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स। नो हाँ फिर है पोस्टुलेट्स, फिर हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। अच्छा, कुछ पोस्टुलेट्स का मतलब ये है कि हमें आगे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हमें जानना पड़ेगा। तो गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो ये है, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं सब कोई, जैसे कि एक्चुअली उनका तीनों तरफ वेलोसिटी होता है। जैसे कोई भी अगर एयर के साथ इधर जा रहा है तो इसका 3 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तो आएंगे, पर तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में जाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इक्वल होता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि Vx Ux इज इक्वल्स टू Uy इज इक्वल्स टू Uz लेते हैं तीनों, क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो वैल्यू निकल जाता है, जैसे हम वेक्टर्स में निकाला करते थे, V इज इक्वल्स टू √Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² का रूट ओवर। तो U² इज इक्वल्स टू सीधा सीधा ये आ जाएगा, और क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल हैं तो इक्वल्स टू हम 3Ux का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज U² इज इक्वल्स टू 3Ux का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेसिकली इतना सब कुछ की तो ज़रूरत भी नहीं है। फिर जो थर्ड वाला है, दैट इज कि ऑल द कोलिजन ऑफ गैसेस एंड विथ वर्ल्ड आर इलास्टिक इन नेचर। जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वर्ल्ड्स के साथ, वो सब इलास्टिक होते हैं। और इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर का जो उसका एनर्जी होता है, उसके साथ साथ उसका जो मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, वो दोनों कंजर्व्ड रहते हैं इलास्टिक कोलिजन में। द प्रेजेंस ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो सॉरी प्रेजेंस नहीं है यार, प्रेशर है, हाँ ओके। तो जो प्रेशर ऑफ ए गैस होता है ना, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन होता है। मतलब जितना वो अंदर कोलिजन कर रहे हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, तो वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ जितना वो मतलब अपने सराउंडिंग के जो वॉल्स हैं, मतलब अपने कंटेनर के वॉल्स हैं, उसके साथ जो प्रेशर कर रहे हैं वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हम बेसिकली जो टायर का प्रेशर चेक करते हैं, एयर का प्रेशर या फिर कहीं भी जो प्रेशर चेक करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कि वो अपना जो कोलिजन्स हैं अपने साथ और वॉल के साथ, वो एक्सर्ट होता है पर यूनिट एरिया, और ऐसे फोर्स हमारा हम जो कैलकुलेट करते हैं वो प्रेशर हमारा वो निकलता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूनिट एरिया, क्योंकि यही तो है फोर्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो गैस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। जो गैस का वॉल्यूम है, मतलब सोचिए अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है मेरे पास इतना, पर उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना वो बहुत कम होगा। मतलब इस जगह पे अभी अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक गैप छोड़ दिया तो यहाँ जितने भी वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है, इन सबको हम कंप्रेस करके एकदम इतने छोटे से जगह के अंदर भी रख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट। तो ये जो जगह है ना, इज़ वेरी नेग्लिजिबल। जितना में उसको रखा जा सकता है दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू जितना में वो है। देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आइडियल गैस के सिचुएशन में हम यही इसको लेते हैं एग्जम्पशन के हिसाब से कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो नहीं है एक्चुअली। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम ले आए, आइडियल गैस के सिचुएशन में नहीं होता पर रियल गैस के सिचुएशन में एक्चुअली होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो उसको अगर ले आए तो हमारे सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। ग्रेविटी डोंट एक्ट, ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये लास्ट तीनों पॉइंट ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट नहीं करता, वरना क्योंकि उनका लाइट बहुत लाइट है ऐसा सोचते हैं हम, पर अगर देखा जाए तो ग्रेविटी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो एक्ट करता ही होगा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन की। काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस बेसिकली मीन्स कि इसका जो राजा और जो किंग और क्वीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे। इसके ज़्यादा अंदर हमें घुसना नहीं है, इसके फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आप उसमें देख लीजिएगा। तो जो इसका पहला फॉर्मूला दैट इज जो पीवी का वैल्यू है दैट इज 1/3 mn/2 RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। 1/3 एक कांस्टेंट है, वो तो पता ही है आपको। मास ये m जो है दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, और n जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड v RMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है वो पढ़ेंगे हम। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है कि मीन वेलोसिटी जो जिस तरफ वो जा रहा है बेसिकली, उसके बारे में डिटेल में है नीचे, मैं बताऊंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल्स टू 3/2 RT। हाँ क्या यार, तबीयत ख़राब है। हाँ, तो इसको अगर काइनेटिक एनर्जी की देखिए, ये तो ये RMS v स्क्वायर RMS का जो फॉर्मूला है ये उसका प्रॉपर फॉर्मूला, इससे आप निकाल सकते हैं। या काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू n इंटू 3/2 RT, n मोल्स के लिए। अगर वो 1 मोल के लिए हो जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए बेसिस पे हो जाए तो हम 3/2 RT/Na लिख सकते हैं, Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। तो ये RT/Na जो है, RT इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब होता है K, इसीलिए मैंने वहाँ पे बड़ा K की जगह छोटा K लिखा था, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है K इज इक्वल्स टू बेसिकली 1.38 इंटू 10⁻23, जैसे यहाँ पे 3/2 kT। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है ये। तो हमें पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाफ मोल्स यानी कि मैं यहाँ पे 0.5 इंटू 3/2 इंटू R का वैल्यू क्या हो जाता है, टैबलेट ना, तो ऐसा है, पर सही बात नहीं मान रहा है, इसका अलग टेंशन। हाँ, R का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था 8.314। कहाँ गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा 8.314। R का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा उधर। हाँ ये नहीं है RMS, ये रहा। हाँ, इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री यानी कि 27 प्लस इतना 300 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप निकाल देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा, नहीं ये आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल बोला है, अब हमें मोल्स में पूछा है। हमें पता है कि 1 मोल जब बोलेगा तो हमारे पास अलग सा फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सीधा हम 3/2 इंटू K का वैल्यू कितना था 1.38 इंटू 10⁻23, 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू T को हमेशा केल्विन पे रखना है, वो याद रखिएगा। तो इतना अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये शायद 300 केल्विन बन जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा ना, नहीं 300 कैसे, ये 400 हो जाएगा।
ये 400 केल्विन होगा। हाँ, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे भी आज अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। हम लेक्चर स्किप नहीं कर सकते ना। फिर हम बात करते हैं आरएमएस वेलोसिटी की। आरएमएस वेलोसिटी जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो हमने उसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी देख ही लिया था कि उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। इसके वी स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर ऑफ 2vn स्क्वायर अपॉन n। और भी आर एम एस जो होता है वो बेसिकली √3RT/m भी होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमें पता है कि ½ m/v/RMS का स्क्वायर इंटू n होता है, हमने पढ़ा ऊपर। अब जब हम उसको 1 मोल के लिए लेते हैं तो हम ½ m/v/RMS का स्क्वायर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2RT भी होता है। 3/2RT इज इक्वल्स टू हम ½ m/v²/RMS v²RMS भी लिख सकते हैं। तो जब हम v² का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 3RT/m आ जाएगा, ये m इनके नीचे आ जाएगा एंड देन ये 3RT/m आ जाएगा। यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो हमेशा 8.314 ही लेना है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, और जो मास है वो हमेशा केजी में रखना है हमें। यहाँ पे क्वेश्चन है द वेलोसिटी RMS, इसका ऑप्शन है क्या? अरे यार किसी क्वेश्चन के तो ऑप्शन दे दो भाई। हाँ नहीं है, नहीं है, सॉरी ऑप्शन है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन है फाइंड द वेलोसिटी x/1 यानी कि x/3 है, x/4 है, x/8 है। देखते हैं, तो हमें बोला है कि द वेलोसिटी RMS ऑफ H2 इज x, H2 का x है एट ए गिवन टेम्परेचर, फाइंड द RMS ऑफ O2 एट सेम टेम्परेचर। हम वेलोसिटी का रेशियो निकालना है बेसिकली हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि v/O2/x, क्योंकि हमें दिया गया है कि ऑलरेडी v/RMS ऑफ O2, हाँ सॉरी H2, ये x ही है, H2 की जगह हम x लिख सकते हैं। तो v/RMS का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 3RT/m बाय 3RT/m। इसके मैं लिख सकता हूँ कि क्योंकि बाकी ये 3RT कट जाएगा, कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर बोला है, तो m ऑफ H2/m ऑफ O2 ऊपर नीचे आ जाएंगे, का रूट ओवर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ / 32 × 10⁻³, क्योंकि हमें केजी में रखना था मास को हमेशा, तो इसीलिए मैं 10⁻³ इंटू कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1 ये कट जाएगा 1/16 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज VO2 इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब ये हो जाएगा x/4, ये थर्ड वाला ऑप्शन। अब हम v/RMS और t के रिलेशन के बारे में बात करें, तो v/RMS और t का जो रिलेशन होता है वो हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रूट। पर जब v/RMS और हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बोलना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली नहीं है, हमारे पास 3RT/m है फॉर्मूला में, तो v इज इक्वल्स टू 3RT/m तो लगा दिया हमने। अब ये एक देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2RT भी होता है, तो हम 3/2RT के जगह, क्योंकि nRT होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, और n को हमने 1 लिया, तो RT के जगह हम PV भी लिख सकते हैं, मतलब 3/2 इंटू PV इज इक्वल्स टू ½ mv/RMS का स्क्वायर भी हो सकता है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। हम फिर ये v/RMS इज इक्वल्स टू √3pv/m भी लिख सकते हैं, और जो m है, अगर v है मैं उसको m के नीचे ले आऊँ तो m/v इज इक्वल्स टू रो मिल जाएगा मुझे, तो जिसका कि वैल्यू होता है, मतलब डेंसिटी होता है, तो जो बेसिकली हमारे पास v/RMS का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3p√3p/ρ। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली यहाँ नहीं बता सकते कि प्रेशर के साथ, मतलब से रूट ऑफ प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो डेंसिटी है उसके साथ भी वेरी कर रहा है। तो अगर डेंसिटी का बात आ जाएगा तब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है तब हम उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि पी के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल है, पर अगर डेंसिटी का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। We can't
से इट ऑलवेज। फिर हम बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में मैक्सवेल ने पहले एक ग्राफ दिया था हमें, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि v है, और यहाँ पे होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किस स्पीड पे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि कम स्पीड पे जब हम 100 वेलोसिटी की बात करें तब देखिए इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे थे। जब 200 पे गए वेलोसिटी बढ़ा तब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जाए, पर जब 300 पे गए फिर इतने घट गए। तो एक कॉमन वेलोसिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। और ये एरिया, ये जो हम लोगों ने लिया है ये वेलोसिटी, इसका जो एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन स्पीड इज v2, ये 2 है, v2 v प्लस डी हो जाएगा अगर ये डी है तो कितने मोल्स की स्पीड कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कितने स्पीड के हैं, ये हमें पता चल रहा है बेसिकली इस ग्राफ से। तो इन्होंने ये बताया था कि ज़्यादा स्पीड कर देने पर भी कम मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और कम स्पीड कर देने पर भी कम मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, पर एक एवरेज होगा बीच का जिसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। तो इन्होंने कुछ फॉर्मूलेज देते, जैसे कि भी ऑफ, ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल जो है वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला दिया था इन्होंने 2RT/m का रूट ओवर। या RMS का तो हमने पढ़ लिया है, वी एवरेज का 2RT/m का रूट ओवर दिया था इन्होंने। पर ये वी एवरेज जो है ना, ये बेसिकली स्पीड को दर्शा रहा है, क्योंकि हमने देखिए वेक्टर का साइन नहीं दिया। जब हम वेक्टर की बात करेंगे तब जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं टोटल इंटरनल एनर्जी के साथ। तो अगर इंटरनल एनर्जी ही है दोनों की तरफ, तो ऑब्वियसली वो दोनों कट ही जाएंगे ना, एक के साथ टक्कर हुआ तो। फिर हम बात करते हैं मीन फ्री एनर्जी के, और कितना है, कम है और खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। अगर हम मीन फ्री एनर्जी की बात करें तो वही था जो हमने पढ़ा था वहाँ पहले पेज में था। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जब ये सब पढ़ रहे थे तो ये रहा मीन फ्री, मैंने कहा था कि ये बाद में और एक बार पढ़ना है, लास्ट में पढ़ेंगे। तो मीन फ्री एनर्जी की बात करूँ तो बेसिकली जो पाथ होता है, 2 पॉइंट के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो पाथ होता है, वही जो होता है ना, उसके बिटवीन जो एवरेज डिस्टेंस होता है, दैट इज़ पहले एवरेज की नहीं बात करते हैं, जो पाथ होता है जिनका उनको कवर करना पड़ता है टक्कर खाने के लिए, तो वो होता है फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब उनका एवरेज पाथ, कि सबको मिला दो कितना कितना है, डिवाइड कर दो कितने के साथ। जैसे कि वहाँ पे हमने सीखा था दैट इज एवरेज ऑफ ऑल मीन पाथ इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन, इसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो जो सिग्मा, सॉरी जो हमारा क्या, अरे यार, हमारा जो हाँ एवरेज जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू λ1 + λ2 + λ3 अप टू λn/n। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है फर्स्ट पेज पे। हमें जानना ये है अभी कि जो पार्टिकल जा रहा है वो मैक्सिमम कितना बार कोलाइड करेगा या फिर कैसे कोलाइड करेगा, उसके अंदर की चीज़ों को जानना है। लेट्स से कि हमें ये पता है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, हमने ये पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था। तो जो स्ट्रेट लाइन में ये जाएगा, सोचिए कि एक टनल है, उसके अंदर से ही ये जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है उसका, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल से वो कोलाइड करेगा। आइदर उसका अगर डिस्टेंस d है, उसका जो डायमीटर है वो d है, तो आइदर ऐसे होना चाहिए पार्टिकल कि वो पूरा अंदर हो तो कोलाइड करेगा वो टनल के, वरना ऐसे हो कि उनका आधा आधा आया हो, क्योंकि टनल का जो डायमीटर लिया है हमने 2d लिया है। तो जैसे कि ये इसका d/2 इसका d/2 अंदर है, तो ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में होना चाहिए वो एटलीस्ट d का होना चाहिए, तभी वो कोलाइड नहीं करेगा। पर इन दोनों के, ये दोनों तो अंदर ही हैं, तो ये तो यहाँ पे तो 100% कोलाइड करेगा। अगर ये जो सिलेंडर है इसको हम 1 मीटर का लें, तो देखिए यहाँ पे हमें एक बहुत मस्त सा चीज़ जानने को मिलेगा कि अगर हम नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अगर हम x लें, दिस इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और सिलेंडर में है, तो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला है दैट इज πd² × 1, इसका जो हाइट है उतना इंटू x हो जाएगा, राइट। तो πr² यानी कि इसका जो एरिया है ये πr² है, इंटू 1 × x हो जाएगा,
एक्स, क्योंकि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया मिल रहे हैं, तो प्रॉपर जो उसका वॉल्यूम है उस पर तो हमें इंटू एक्स करना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 मीटर हमारे पास आया पाई डी स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 तो उसका लेंथ हमने 1 मीटर लिया था। तो पाई डी स्क्वायर एक्स में, तो पाई डी स्क्वायर एक्स कोलिजन होंगे 1 मीटर पे। तो एक कोलिजन कितने में होगा? 1 बाय पाई डी स्क्वायर एक्स, राइट। एक कोलिजन होने के लिए उसको 1 बाय पाई डी स्क्वायर एक्स जाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं सीधा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी पे। हम पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं एन अपॉन भी कर दूँ तो पी बाय आर टी, ये पहला इक्वेशन सोच लीजिए। फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि हम लोग हमेशा से मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स बाय भी इज इक्वल्स टू एन बाय भी इंटू एन ए हो जाएगा। सेम ही तो है। ये क्या था? एक्स क्या था हमारा? नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो है ये। तो इज इक्वल्स टू एन बाय वी इंटू एन ए, यानी कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मैं n बाय वी इंटू एन ए की जगह यहाँ पे n बाय वी का वैल्यू हमने p बाय आर टी लिखा था, तो p बाय आर टी लगा सकता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू p बाय आर टी इंटू एन ए हो जाएगा। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, शायद फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ आएंगे, उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।